नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2025 के रिजल्ट्स आ गए हैं और यहाँ पर बात करूंगा कि अनन्या से, जिन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में जीआरएफ क्लियर किया है। अगर मैं मार्क्स की बात करता हूँ तो 238 मार्क्स हैं, 242 242। और देन बात करते हैं परसेंटाइल क्या रहा आपका? 99.99%। 99। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर अपन बात करते हैं। मेरा नाम अनन्या है और मैंने अपनी मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था हिंदी लिटरेचर में और इस बार मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ है। पिछले 2 अटेम्प्ट में मेरे 1-2 मार्क्स से जेआरएफ रह जा रहा था, बट इस बार फाइनली जेआरएफ 99.9 परसेंटाइल से क्लियर हुआ। अब जैसे बेसिकली ये होता है कि यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो पहला प्रश्न ये बनता है कि हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो आपने कैसे मैनेज किया? और सर मैंने कोई मतलब ऐसे डिसाइड नहीं, मैंने फिक्स नहीं किया था कि मुझे इतने घंटे ही पढ़ने हैं। मैं अपने पूरे दिन को शेड्यूल को डिवाइड कर लेती थी कि मुझे कब फर्स्ट पेपर पढ़ना है, कब सेकंड पेपर पढ़ना है, कब टेक्स्ट पढ़ना है और मैं डेली कम से कम कुछ पीवाईक्यूज लगा लेती थी, जिससे कि मुझे ये अंदाजा हो जाए कि मेरी मतलब जो तैयारी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो मैं डेली ये कम से कम आधे घंटे को मैं पीवाईक्यू जरूर लगाती थी। देन उसके बाद देखते हैं कि जैसे हिंदी लिटरेचर, चाहे जैसे लिटरेचर वाले जो स्टूडेंट रहते हैं, तो बेसिकली पेपर वन और पेपर वन में जैसे देखा जाए जो मैथ्स का पोर्शन डीआई वगैरह हो गया और जो यूनिट्स हैं, इनको आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि लिटरेचर वाले स्टूडेंट में यही दिक्कत होती है कि पेपर सेकंड तो अच्छे तरीके से टैकल कर लेते हैं, लेकिन पेपर वन में उनको बहुत दिक्कत जाती है। तो आपने कैसे टैकल किया इसको? सर मेरे साथ भी यही हो रहा था लास्ट 2 अटेम्प्ट में कि पेपर 1 अगर मेरा थोड़ा और अच्छा होता तो मेरा जेआरएफ उसी टाइम क्लियर हो जाता। तो इस बार मैंने सोचा कि पेपर 1 पे थोड़ा और फोकस करते हैं, क्योंकि पेपर 2 मोर और लेस सबके सेम ही जाते हैं। तो इस बार मैंने टेक्स्ट बुक की भी कुछ सीरीज लगाई थी पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए, और अंशिका मैम टेक्स्ट बुक में पढ़ाती हैं तो उनके मैंने पीवाईक्यूज जो डेली मॉक लगवा रही थी वो मैंने देखे। और डीआई जो है उसमें मैंने ज़्यादा फोकस किया। मेन बात है प्रैक्टिस की मैथ्स की कंसेप्ट के साथ, जिससे कि इस बार मैथ्स या डीआई के क्वेश्चन मेरे ना छूटें। बिल्कुल। देन इसके बाद बात करते हैं पेपर टू। पेपर टू हिंदी में 10 यूनिट्स आपके हैं। 10 यूनिट्स में सबसे ज्यादा जो दिक्कत जाती है स्टूडेंट में, तो यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 10, क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजी वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, पात्र वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, किस पृष्ठभूमि पर लिखा गया। तो यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10, इसको आपने कैसे कवर किया? यूनिट 5 में मुझे जहाँ तक याद है कि कविता का पोर्शन है, इसमें मैंने आधुनिक कविता पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि मुक्तिबोध और धूमिल ये इन रचनाकारों को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनकी पंक्तियाँ भी पूछ ली जाती हैं और बाकी कविता जो है वो पढ़ के जानी चाहिए, क्योंकि अंधेरे में कविता ये भी इम्पोर्टेंट है, उसमें किसका नाम उल्लेख हो, ऐसे गांधी जी इनके नाम वो पूछ लेते हैं। और उसके बाद उपन्यास की बात करें तो उपन्यास एक बड़ा पोर्शन है, लेकिन आप मैला आंचल और गोदान जैसे उपन्यास को छोड़ के नहीं जा सकते। उसको मैंने लाइन टू लाइन पढ़ी थी और 1-2 बार नहीं 3-4 बार का पढ़ी थी, जिससे कि उसमें क्योंकि बीच लाइन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो मतलब, बिल्कुल, हाँ। और गौण पात्र भी पूछ लेते हैं। इस बार तो धनिया का एक पंक्ति भी आई थी धनिया की, तो आपको अच्छे से पढ़ने होंगे ये 2 उपन्यास। और मैला आंचल से तो इस बार 4 क्वेश्चन लगभग देखने को मिले थे। 4 क्वेश्चंस आए थे हाँ, उसमें जो इनफैक्ट कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे मैला आंचल में एक डामुल हौज या ऐसा कुछ करके हाँ। कुछ शब्द आ रहा है, तो उसके भी शब्दार्थ वो पूछ रहे हैं। तो बहुत अंदर से इन डेप्थ स्टडी करके जाना होगा इन 2 उपन्यास को, तो क्योंकि सारे उपन्यास पढ़ना और उतना याद रखना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। फिर नाटक, निबंध और कहानी, ये तीनों मैंने टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ा है, लाइन टू लाइन पढ़ा है, जिससे कि उससे कम से कम क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि ये पढ़े जा सकते हैं। और बस यही मेरी स्ट्रैटेजी रही कि जो चीज़ हम लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं जिन टेक्स्ट को, उसको हम पढ़ के जाएँ। और जैसे आपने एग्जाम दिया और जीआरएफ क्रैक किया, तो इसमें मेरी क्लासेस से आपको कितनी हेल्प मिली? सर आपकी क्लासेस से, क्योंकि एक बार हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो बार-बार आप उतने टेक्स्ट को तो पढ़ नहीं सकते। जैसे उपन्यास ही है तो 4 बार मैंने पढ़ ली, लेकिन मुझे फिर से अगर रिवाइज़ करना है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले पढ़ी होगी, तो वो मैं मैराथन से और आपके जो पीवाईक्यूज़ वगैरह के जो मैराथन्स आए थे, उसको मैं देख के रिवाइज़ कर लेती थी, क्योंकि अगर एक बार आप उसको सेट लगा लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर आपके दिमाग में वापस रिकॉल हो जाती हैं चीज़ें। तो ऐसे नहीं। देन उसके बाद ये रहता है यूनिट नंबर सेकंड। पेपर टू की बात करते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा दिया हुआ है, इसमें चारों काल दिए हुए हैं, कविता, नाटक, निबंध, उपन्यास, अन्य गद्य विधाएं। तो यूनिट नंबर सेकंड को आपने कैसे मतलब कवर किया? यूनिट सेकंड बहुत बच्चों के लिए थोड़ा वास्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आ जाता है, लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ और उसके एंट्रेंस के एग्जाम में मुझे ये सारी चीज़ें याद करनी थी, तो मैं इसको लगातार रिवाइज भी कर रही थी कि बीच में मेरे कुछ टीजीटीज वगैरह के एग्जाम थे, तो उसके लिए मैं पढ़ रही थी, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं आई। लेकिन बाकी बच्चों को आती है दिक्कत, तो मैं सरस्वती पांडे से पढ़ रही थी इस चीज़ को, तो उसमें काफ़ी फैक्ट्स के रूप में दे रखा है ये चीज़।
और दृष्टि मेरे लिए मुझे लगता था कि बहुत वास्ट हो जा रहा है। तो मैं जैसे हमारा सिलेबस है यूजीसी नेट का, उसमें कुछ राइटर लगे हुए हैं, तो अगर आप उनको ध्यान में रख के उनकी सारी रचनाएं पढ़ लेंगे बिल्कुल, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सारी चीज़ें एक बार में कवर नहीं कर सकते नहीं इतिहास कर को। सकते। वो अगर आपके पास बहुत लंबा टाइम है तो आप पढ़ लें, नहीं तो अगर जो सिलेक्टेड राइटर हैं बिल्कुल, यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हुए, उनकी आप रचनाओं को याद कर सकते हैं। बिल्कुल। देन उसके बाद बच्चों में ये रहता है कि जैसे आपने मुझसे पढ़ा या किसी अन्य टीचर से जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो टीचर से पढ़ लिए, उसके बाद उनके पास एक बुक्स है और प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बच्चों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या आपने सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? आपने बनाया था या नहीं बनाया था? पेपर 1, पेपर 2 दोनों की बात कर रहा हूँ। पेपर 1 के लिए तो मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे और लास्ट 2 अटेम्प्ट मैं दे चुकी हूँ, तो उसमें भी बनाए थे और उसमें मुझे एक अपडेशन करने की ज़रूरत पड़ रही थी बार-बार, क्योंकि मैं पीवाईक्यू देखती थी, फिर जो मुझे नहीं आता था नोट्स में, जो मेरे नहीं लिखे थे, मैं उसको अटैच कर लेती थी उसमें, जिससे मुझे वापस रिवीजन टाइम पे आसानी हो। और पेपर 2 के लिए भी मैंने जैसे कहा कि गोदान और मैला आंचल मेरे लिए बहुत बिल्कुल, टफ रहा है उसको पढ़ना, क्योंकि आप हर चीज़ याद नहीं कर सकते। तो मैं उसमें जैसे होरी ने किससे कितने पैसे लिए थे, सहुआइन से कितने पैसे लिए थे, ये भी फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं इसके नोट्स बना लेती थी कि थोड़ी जो इंपॉर्टेंट लाइन है, या फिर जब मैं टेक्स्ट पढ़ रही हूँ उस दौरान ही मैं अंडरलाइन कर लेती थी पेंसिल से, बिल्कुल, जिससे उसको रिवाइज करने में आसानी हो, क्योंकि इतने लंबे टेक्स्ट का आप नोट्स नहीं बना सकते हैं। तो मैं अंडरलाइन करना ज़्यादा प्रेफर करती थी। बिल्कुल। देन उसके बाद जैसे मैं तो 2022 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था और जीआरएफ क्रैक किया। देन उसके बाद अब बात करते हैं कि बच्चे जैसे आपके भी फ्रेंड्स ऐसे होंगे या कलीग्स ऐसे रहते हैं या क्लासमेट ऐसे रहते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या यूजीसी नेट की हम तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसी 4-5 यूनिट पेपर 1 की बता दीजिए, ऐसी कोई यूनिट पेपर 2 की 4-5 यूनिट बता दीजिए कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, हम जीआरएफ क्लियर कर लें। तो स्टूडेंट को के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे इसमें से कि यूजीसी नेट का एग्जाम अगर हम दे रहे हैं तो पेपर 1 की 4-5 यूनिट हमने पढ़ लिया, पेपर 2 की 4-5 यूनिट पढ़ लिया, तो क्या एग्जाम हमारा क्लियर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, आप कुछ ये पहले मत सोचिए कि मुझे कुछ छोड़ के चला जाना है। हाँ, अगर कुछ टाइम, अब बिल्कुल आप 1 महीने के अंदर दे रहे हैं तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, तब बिल्कुल, आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए। लेकिन जब आपके पास काफ़ी टाइम है और तब आप पेपर दे रहे हैं, तो अब मुझे लगता है आपको टेक्स्ट अच्छे से पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि बिना टेक्स्ट के अब एग्ज़ाम क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है मुझे ऐसा लगता बिल्कुल। है। और क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद या तो हम पीएचडी करेंगे या तो हम हायर एजुकेशन की तरफ जाएँगे या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर अगर टीचिंग में देखा जाए तो जब टीचर को अगर खुद ही हर चीज़ पता नहीं रहेगी तो कहीं न कहीं एक टीचर है तो लाखों हज़ारों बच्चों को भविष्य का निर्माण करता है। तो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, सबसे पहले उसके सिलेबस को देखना चाहिए। सिलेबस के बाद मेरा तो ये मानना है जैसे अभी जून में एग्जाम हुआ, तो जून में चाहे पेपर 1 की बात करते, चाहे पेपर 2 की बात करते, तो हर एक यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए और टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछे गए। तो बच्चे अगर एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो उनको पेपर 1 और पेपर 2 की सबसे पहले थ्योरी 10 यूनिट कंप्लीट करनी चाहिए और देन उसके बाद अगली प्रोसेस उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद ये कहूँगा कि बच्चे ये कहते हैं कि जैसे हम पेपर 1, पेपर 2 की थ्योरी हमने पढ़ लिया, तो कितना जैसे कि एग्जाम की तैयारी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो दिसंबर में पहली बार तैयार एग्जाम देंगे या बार-बार एग्जाम तो दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम उनका क्लियर नहीं हो रहा। तो 6-6 महीने की साइकिल रहती है। तो आपने किस प्रकार की रणनीति अपनाई थी? कितने टाइम में आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली और कितना टाइम आपने रिवीजन को दिया था? सर मैं, क्योंकि मैंने अपनी पिछली गलतियों से सीख ली है, और मैं पहले मतलब जैसे आज मेरा टाइम है, तो आज मैं शेड्यूल बना लिया कि मुझे इतने दिन तक पढ़ना है। लेकिन रात में जब मैं सोने जा रही थी, उससे पहले मैं ये करती थी कि मैं जो आज पढ़ा है मैंने, उसकी मैं पीवाईक्यू लगा लूँ, या फिर कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो मैं ज़रूर कंप्लीट कर लूँ, जिससे कि मुझे पता चले कि आज मैं सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मुझे उससे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बन रहे हैं, तो मैं वापस उसको पढ़ती थी। तो ये मैं एनालाइज़ रोज़ कर लेती थी कि मैं आज क्या पढ़ी हूँ और कितना मेरे सही हो रहा है। तो मैं पीवाईक्यू का बहुत सहारा लेती थी, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मेरी जो तैयारी है वो किस डायरेक्शन में है। तो मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस करना चाहिए और मेरा कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि जब 2022 में मैंने एग्जाम दिया था तो मैं ये करता था एक यूनिट मैंने कंप्लीट करी चाहे पेपर 1 पेपर 2 की देन उसके बाद मैं यूनिट बाय एमसीक्यू लगा लेता था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो किसी हम ये नहीं करें चाहे यूजीसी नेट की तैयारी करें यूपीएससी या पीसीएस या किसी भी हम कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करें तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर को हम जो पढ़ रहे हैं तो वो तो पढ़ रहे हैं जो सिलेबस में है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों को जरूर लगाना यस। चाहिए और बच्चे ये गलती करते हैं कि उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता 10 से 15 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं और फिर 2-3 मॉक टेस्ट लगाते हैं और जब एग्जाम हॉल में अपन जाते हैं तो पहला ये मन में रहता है कि पेपर कैसा आएगा दूसरा ये रहता है हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ऑप्शंस रहते हैं उनको हम रिलेट नहीं कर पाते तो 1 से 1.5 महीने पहले उनको सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना चाहिए और
प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। यस मेरा मानना अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको ये आइडिया देता है कि पेपर कैसा आएगा। आप अचानक से एग्जाम हॉल में जाके अगर सोचेंगे कि पेपर कैसा आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपको पहले से एक आइडिया होना चाहिए, वो जो कि पीवाईक्यू से ही आएगा कि पेपर कैसा आएगा। बिल्कुल। और यूजीसी नेट की जो बच्चे दिसंबर में तैयारी कर रहे हैं या आगे यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे, तो यूजीसी नेट की तैयारी के लिए कितना समय चाहिए और कैसे उनकी रणनीति होनी चाहिए? अगर आप अच्छे से पेपर देना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 6 महीने इनफ होते हैं, जिससे कि आप टेक्स्ट भी पढ़ लें, क्योंकि अगर आप 1-2 महीने पहले स्टार्ट करेंगे तो आप सारे टेक्स्ट नहीं पढ़ पाएंगे। तो टेक्स्ट अगर आपको पढ़ना है और अच्छे से एग्जाम देना है तो 6 महीने इनफ होते हैं, ना ज़्यादा है ना कम है। आपको 6 महीने में सारे टेक्स्ट अच्छे से पढ़ लेने हैं, सिर्फ 1-2 बार नहीं, उसको इतना जितना रिवाइज करें उतना ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। तो इस बिल्कुल। तरह से पढ़ें। और अगर आगामी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो दिसंबर में देंगे या आने वाले सालों में यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे, तो अगर वो टेक्स्ट बुक से जुड़ते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, तो उनको कितना बेनिफिट्स होगा? उनको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि आप रिवीजन के लिए जो मैराथन्स देखते हैं, आपको खुद से तो पढ़ना ही है, लेकिन रिवीजन के लिए आपको मैराथन देखना चाहिए जो सर बताते भी हैं। और पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज भी जो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराता है वो भी आपको देखना चाहिए, जिससे आपको आपकी प्रैक्टिस का पता चले और आपके डायरेक्शन पता चले कि आप कहाँ कितनी तैयारी कर रहे हैं और कहाँ आप लैग कर रहे हैं। तो ये सब है। बिल्कुल। और एक बार आप अपना नाम बता दीजिए और अपनी नंबर बता दीजिए और परसेंटाइल बता दीजिए कितने थे? मेरा नाम अनन्या है और मैंने इस बार यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी लिटरेचर से क्रैक किया है। इस बार मेरे 99.99 परसेंटाइल है और मार्क्स टोटल 242 है। इसके बाद लास्ट मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि जैसे यूजीसी नेट की जब तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं मास्टर या हम फाइनल ईयर में होते हैं या मास्टर हम कंप्लीट कर लिए होते हैं, तो मास्टर कंप्लीट होने के बाद या तो हम कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं या वर्किंग होते हैं, बहुत सी हाउस वाइफ होती है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रही होती है, या कहीं ना कहीं हम लगे रहते हैं कि हमको पैसे जमाएंगे तभी हम आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे, तो जो वर्किंग है वो टाइम को कैसे मैनेज करें और कैसे पढ़ाई करना चाहिए? जो वर्किंग है उनके लिए थोड़ा ये चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं, आपको पढ़ना भी है, तो आप बाकी बच्चों से आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो पूरे टाइम पढ़ रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली हाई हो जाएगा। तो तब आप सिलेक्टिव तैयारी कर सकती हैं। तब आपको अगर पीवाईक्यू एनालाइज करें, तो उसमें समझ में आता है कि अच्छा, अगर मैं कुछ पोर्शन जो पेपर में लगातार आप देख रही हैं 3-4 बार से नहीं पूछे जा रहे हैं, उनको आप छोड़ सकती हैं। मेन बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना है। बिल्कुल, ये ज़्यादा आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। ज़्यादा हाँ, ये पता कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप वर्किंग हैं, आपको सिलेक्टिव स्टडी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सारा टाइम नहीं दे सकते हैं। तो सिलेक्टिव स्टडी से मुझे लगता है फ़ायदेमंद ये हो बिल्कुल, सकता बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आगे चलकर देंगे, तो उनके लिए क्या 2-3 पॉइंट्स आप कहने चाहेंगे कि इन बातों पर उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए? मेरे लिए तो जो मैंने भी किया था, मैं पीवाईक्यू को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती हूँ। पीवाईक्यू एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस आप देखिए, उसके जस्ट बाद आप पीवाईक्यू एनालाइज़ करें कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझे कहाँ ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ते तो सब ही हैं लगभग। मैं भी पिछले 2 अटेम्प्ट में पढ़ ही रही थी, क्योंकि 1-2 मार्क्स से मेरे छूट जा रहे थे। बट मुझे ये पता चल गया कि मुझे क्या ज़्यादा करना है और क्या थोड़ा-सा मैं कम भी करूँगी तो चलेगा। मुझे मैथ्स में थोड़ा फोकस करना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा वीक पॉइंट रह गया था, जो मैं लास्ट 2 अटेम्प्ट में ठीक नहीं कर पाई थी। इस बार मैंने उसको ठीक किया और मेरे मैथ्स में सारे क्वेश्चन सही हुए। तो और दूसरी बात ये कि पेपर 1 और पेपर 2 का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेपर 2 तो बहुत अच्छा चला जाता है, बिल्कुल। लेकिन पेपर 1 के कारण उनका जेआरएफ रुक जाता है। तो पेपर 1 में जो आपके वीक पॉइंट है, आप उसको पहले एनालाइज़ कीजिए, उसके बाद उस पे काम करिए। और थर्ड ये बात रहेगी मेरी, क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट में जो मेरा 1-2 नंबर से रह गया, तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे से नहीं होगा, बट मैं फिर भी लगी रही, अपनी गलतियों पर मैंने सीखा, उससे सीखा और फिर इस बार उस पे मेहनत की, जिसके बाद आप नतीजा देख सकते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि आप हिम्मत ना हारें। बिल्कुल, लगे रहना चाहिए, ट्राई एंड ट्राई अगेन लेटर। और अगर हम कर्म अच्छे तरीके से करते हैं तो हमको मतलब फल अच्छा ही मिलता है। यस। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले मतलब ये था कि आपने आंसर की इमेज किया था कि मतलब जीआरएफ हो जाएगा, श्योर थी? सर श्योर नहीं थी, हम्म, क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट में भी मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, बट हम्म, 1 मार्क्स बहुत कम होते हैं, उससे मेरा रह जा रहा था। तो मुझे अभी लग रहा था कि जब तक मैं रिजल्ट ना देख लूँ, उसमें जेआरएफ लिखा हो, तब तक मुझे यकीन नहीं था। बट हाँ, इस बार थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कट ऑफ क्रॉस हो जाएगा। और जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने देखा था या किसी और ने देखा था रिजल्ट? नहीं, क्योंकि वो सर्वर जाम हो गया था, तो मैं देख नहीं पा रही थी। तो मेरे फ्रेंड ने देखा, वो लैपटॉप से उसने देखा, तो उसको पता चल गया कि मेरे इतने मार्क्स और मेरा क्लियर हो गया। तो फिर उसने ही मुझे बताया, तो फिर मैंने अपनी फैमिली को बताया। चलिए बहुत
बहुत अच्छी बात है। तो और कुछ कहना चाहेंगी? और आगे आपको जैसे आपने जीआरएफ कर लिया, इसके अभी प्रेज़ेंट टाइम में क्या कर रही हैं आप? सर अभी मैं क्योंकि DSSB की तैयारी कर रही हूँ, तो हुँ, उसका TGT के फॉर्म मैंने भरे हैं, तो उसका हुँ। एग्ज़ाम आने वाला है अगस्त में, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं पीएचडी के इंटरव्यूज़ भी दे रही हूँ कॉलेजेस में। पीएचडी की इंटरव्यू, उसके बाद आपको पीएचडी करनी है, देन यस, उसका आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना यस। है। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू ठीक सो है, मच। ठीक है।